तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी में एसआईआर की खबर के साथ। एसआईआर प्रक्रिया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी उत्तर प्रदेश में तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। उधर बीजेपी भी अखिलेश यादव पर जमकर हमलावर है। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सियासी बहस तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है और फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं। जहां भी गड़बड़ी दिखेगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां एफआईआर दर्ज करवाएंगे। सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको, इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे। कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे। इधर अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी सरकार के मंत्रियों ने तीखा पलटवार किया। ये पूरी तरह से फर्जी है। वह परिवार को बढ़ाते हैं, वो गुंडों को बढ़ाते हैं, अपराधियों को बढ़ाते हैं, माफियाओं को बढ़ाते हैं। जब 2012 से 2017 तक वह मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब उनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की कोई याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होते ही उनको सबका स्मरण आ गया। तो यह ढोंग चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह से वो भ्रमित करते हुए कभी आयोग के ऊपर टीका टिप्पणी करना, कभी ईवीएम के ऊपर टीका टिप्पणी करना, कभी प्रशासन के ऊपर टीका टिप्पणी, सभी लोग निरपेक्ष ढंग से काम कर रहे हैं, सारी संस्थाएं। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और यही संस्थाएं हैं जो हमारे लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही हैं। ये विवाद तब और गर्मा गया जब एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट में से करीब 2.89 करोड़ यानी 2,89,00,000 नाम कटने की बात सामने आई। वैसे भी यूपी की सियासत में ये मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा हथियार बनता दिख रहा है। दोनों तरफ से तीखे बयान जारी है और सियासत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कल महाराष्ट्र के सोलापुर में ओवैसी ने कहा था, एक दिन आएगा जब हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार कर दिया है। सियासत तेज है, सियासत पर ही रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासी पारा गर्मा गया है। ओवैसी की मंशा है कि एक दिन मुल्क की बागडोर हिजाब पहनने वाली महिला के हाथ में हो, हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा, ओवैसी हिंदुओं को धमकाने का काम करते हैं। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के दिमाग में यही चलता है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर ओवैसी ने पलटवार भी किया। Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो ओथ लिए हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हिमंता बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा से ज़्यादा दिमाग था, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है,
ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। ओवैसी के बयान पर जारी सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे को लेकर विवादित बयान दे डाला। अबू आजमी ने नीतीश राणे की जुबान काटने की धमकी दे दी। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान के धमकी से है। मतलब कल अगर बुरके वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। कुल मिलाकर ओवैसी के बयान से शुरू हुआ एक घमासान अब तीखे जुबानी हमलों में बदल गया है। देखना होगा कि इस बयानबाजी का बीएमसी के चुनाव में क्या असर पड़ता है। इधर संतों ने ओवैसी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, सुनवाते हैं आप। और ओवैसी के वे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि साड़ी पहनने वाली महिला ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। हमने राष्ट्रपति बना ही दिया भारत में। अबुल कलाम आजाद बने, अबुल कलाम मुझे बने और अब फखरुद्दीन अली अहमद भी बने थे राष्ट्रपति। हमने तो बना ही दिया, अब क्या चाहिए? ठीक है, उद्योग में है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। ओवैसी जी की पार्टी क्या है? सीधा सीधा एक किसी वर्ग को रिप्रेजेंट करती है, तो वो अपने लिए कुछ बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। यहाँ सनातन का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा भारत में। यहाँ सनातन के ही लोग सदा बनेंगे और वो सब सनातनी हैं, उनके पूर्वज भी सनातनी ही हैं। ये ओवैसी जी को भी मालूम है कि उनके पूर्वज सनातनी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी राजकोट में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को उन्होंने आज संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात उनका दिल और आत्मा है। वो 5 फर्म खोलने का वादा निभा रहे हैं। गुजरात में RIL सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिसने सिर्फ गुजरात में किया है। और अब हम इसे दोगुना करने जा रहे हैं। अगले 5 साल में हम 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। विकसित भारत को लेकर मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी के विजन की सराहना की। Gujarat is our body, heart and soul. We are a Gujarati company. Today, I stand before you with 5 firm commitments. First, investment at unprecedented scale. Reliance is already Gujarat's largest investor. In the last 5 years, we have invested over 3.5 lakh crores. Today, I am pleased to announce that we will double this to 7 lakh crores over the next 5 years, creating exponential employment, livelihoods, and greater sampati for every Gujarati and every Indian. Second, global leadership in clean energy and green materials. At Jamnagar, we are building the world's largest integrated clean energy ecosystem, spanning solar, battery energy storage, green hydrogen, green fertilizer, sustainable aviation fuel, and maritime fuels and advanced materials. These are not only industries of the future, they are foundations
of India's prosperous tomorrow. Jamnagar, once the largest hydrocarbon energy exporter, will in the coming years become India's largest exporter of green energy and material from Gujarat. Third, transforming Kutch into a global clean energy hub. Our multi-gigawatt utility-scale solar project, among the world's largest, will deliver round-the-clock clean power through advanced storage and modern grid integration, powering India's green future and reinforcing Gujarat's leadership in renewables. देश की सनातन चेतना, सैकड़ों सालों का इतिहास और स्वाभिमान की स्मृति का आज जीवंत उत्सव है, जो गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मनाया जा रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक ऐसा पर्व जो इतिहास को याद करता है, लेकिन भविष्य की दिशा भी तय करता है। 1000 साल पहले हुए आक्रमण की स्मृति से लेकर आज के आत्मविश्वासी भारत तक, ये रिपोर्ट देखिए। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसा कातानि खङ्गिणः शेखाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय। सनातन का गर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। एक 1000 सालों बाद अटल अडिग अखंड सोमनाथ। अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आस्था, शौर्य और स्वाभिमान के उत्सव की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो देखता रह गया। हजारों साल बाद सनातन की जीत का ये जश्न देखकर हर भारतवासी अभिभूत है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में स्वाभिमान पर्व की ये गौरवशाली तस्वीरें उस इतिहास से संवाद कर रही हैं जिसने लहूलुहान होकर भी आत्मसमर्पण नहीं किया और हर विध्वंस के बाद और अधिक मजबूती से उठ खड़ा हुआ। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। आज गुजरात का पवित्र सोमनाथ धाम इतिहास, आस्था और स्वाभिमान के संगम का साक्षी बना। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए, पंचामृत से अभिषेक किया और करीब 30 मिनट तक मंदिर में साधना में लीन रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शंख सर्किल से शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। करीब 1 किलोमीटर लंबी यात्रा, डमरू की ध्वनि, वीरता, साहस और बलिदान को नमन। इतिहास गवाह है, सोमनाथ टूटा जरूर पर झुका नहीं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। आज सोमनाथ मंदिर से भारत की गौरव गाथा को पूरी दुनिया ने देखा। शौर्य यात्रा, 108 घोड़ों का मार्च, अखंड ओंकार जाप और सोमनाथ की आराधना, ये सब उस स्वाभिमान की अभिव्यक्ति हैं जिसे सदियों तक दबाने की कोशिश हुई, लेकिन जो कभी समाप्त नहीं हुआ। कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है।
सोमनाथ से देश को ये संदेश मिल रहा है कि भारत अपनी सनातन जड़ों, अपने स्वाभिमान और अपनी 1000 वर्षों की ऐतिहासिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस 1000 साल की यात्रा को वर्तमान से जोड़ती है। सोमनाथ मंदिर पर सीएम योगी ने भी एक पोस्ट किया और लिखा कि मंदिर भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जीवंत प्रतीक है। विदेशी आक्रांताओं के आगे हमारी आस्था अडिग रही। आज बाबा सोमनाथ का भव्य स्वरूप दुनिया देख रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज नया भारत आज स्वाभिमान के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव भी चल रहा है और गजनी जैसे आताइयों के धूल दूसरित विध्वंस पर उल्लास, जन और वैभव का नव अंकुरित प्रस्फुटित हो रहा है। ये पर्व प्रतीक है सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता वाला। यूपी बीजेपी अब विधानसभा चुनावों से पहले अपने पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। कार्यकर्ताओं को भी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। 27 के चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की तैयारी है। इसके लिए पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है। 15 जनवरी के बाद बोर्ड, निगम और विभिन्न आयोगों में खाली पड़े 200 से ज्यादा पदों पर समायोजन किया जाएगा। इसके अलावा 6000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अलग अलग निकायों में नामित पार्षद बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसी खबर है जो उन्हें खुश कर देगी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा संगठन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिलकर एक ऐसी बृहद योजना को अंजाम दे रहे हैं जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं का समायोजन होने की बात है। दरअसल बीजेपी की रणनीति साफ है कि आने वाले पंचायत चुनाव, एमएलसी चुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। पार्टी ने ऐसे 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की है जिन्होंने लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष किया है। मसलन पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और मोर्चा पदाधिकारी। आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंच जाता है, आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का जो अब संगठन का विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार है, नियम आयोगों का भी काम है, तो उस पर काम जारी है। 15 जनवरी के बाद उम्मीद यही है कि अधिकतम कार्यकर्ताओं का समायोजन उनकी क्षमताओं, उनकी योग्यताओं और उपयोगिताओं के आधार पर किया जाएगा। यूपी के इस बड़े प्लान से एक बात साफ है कि पार्टी चुनावी तैयारियों के साथ साथ अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी याद रख रही है। आने वाले दिनों में इन समायोजनों की घोषणाएं शुरू हो सकती हैं, जो यूपी की राजनीति में नया जोश भर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।